ये साबित किया कि भाई रानी का बेटा ही राजा नहीं बनेगा या पैसे वाले लोग ही राज नहीं करेंगे, काम करने वाले लोगों को मौका मिल सकता है। वहाँ की जनता भी, महान जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी जाति धर्मों के लोगों का, जिनका विश्वास में था उन्होंने भी बढ़ चढ़ के वोट दी। ऐसी रिपोर्ट्स भी हमारे, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और वो नोट नहीं बना जो आपके भाई खरीद ले। और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है। और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलना में मुश्किल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार नगीना लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। वो सीट जहां से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पहली बार चुनाव लड़े और जीत हासिल की, और अब उसी सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। क्या इस बार चंद्रशेखर आजाद जो नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं वह जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, या वाकई में यहाँ पर मायावती की चुनौती के सामने वह हारती हुई नजर आएंगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल आपको बता दें कि 19 अप्रैल के दिन पहले चरण के लिए मतदान हुए, और इस मतदान में देखा गया कि नगीना सीट पर भी वोटिंग हुई। वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद अलग अलग दावे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दे दी है। आपको जानकारी दे दें कि बीते शाम ही चंद्रशेखर आजाद इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, और लाइव आकर वह साफ तौर पर कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, और ऐसा कोई नोट नहीं बना जिससे मैं बिक जाऊं। इस तरह से आजाद ने अपनी बात रखी है। सबसे पहले आपको आजाद का वो बयान सुना देते हैं, और साथ ही साथ आकाश आनंद का वो भाषण भी सुनाते हैं, जिसमें वह आजाद को लगातार धोखेबाज तक यहाँ पर कहते हुए नजर आए। देखिए जरा। शुरुआती दौर में हमने एक एक पैसा लोगों से मांग के चुनाव को लड़ा। जितना हमारे तेल का खर्चा आता उतना पैसे जनता हमें 12-15 मीटिंग में दे देती। पहले दिनों में हम लोग 8-9 मीटिंग करते थे दिन की, लेकिन जब जैसे समय बढ़ने लगा तो वो मीटिंग 10, 12, 15, 16 और कुछ दिनों में तो 25 तक वो मीटिंग गई। मैंने खुद 600 ज्यादा गाँव की, इसलिए मुझे विश्वास है कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। गांव जाकर लोगों को मैंने समझाया, छोटी बच्चियों को, बच्चों को, बहनों को, माओं को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको समझाया कि हालात क्या है और राजनीतिक शक्ति से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। मैं भी जो करना चाहता हूं बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं कर सकता हूं। जीवन में बहुत खट्टे मीठे अनुभव हुए, लेकिन लोगों के पास जाके देखा तो एहसास हुआ कि आज भी लोगों की जिंदगी वही है। बहुत सारे नए साथी भी मिले, कुछ लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के, कुछ बसपा छोड़ के, कुछ कांग्रेस छोड़ के, कुछ आम आदमी पार्टी छोड़ के हमारे साथ आए। हमारे पुराने साथी बहुत मेहनती, सब लोगों ने दिन रात लगा के मेहनत लगा काम किया। जो बाहर से साथी लगा तो उन्होंने भी बहुत हिम्मत अदा की। इतनी मेहनत की जैसे ऐसा लग रहा था सब लोग, ये चुनाव अकेला चंद्रशेखर आजाद नहीं, पूरी पार्टी मिलकर लड़ रही हो और नगीना की जनता मिलकर लड़ रही हो। एक समय तो ऐसा आया चुनाव के आखिरी समय में, ऐसा लगता है जैसे जनता चुनाव लड़ रही हो। हर आदमी खुद से लड़ रहा था कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद को वोट देनी क्यों जरूरी है, चंद्रशेखर आजाद को खड़ा करना क्यों जरूरी है, चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाना क्यों जरूरी है, चंद्रशेखर आजाद अगर आगे बढ़ेगा तो क्या हो सकता है। कुदरती था कि लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ मेरी बातें सुन के, हमारे लोगों की मेहनत से, हमारे लोगों के संघर्ष से। जिस तरह से हमारे लोगों ने हिम्मत जुटाई वहां, ये साबित किया कि भाई रानी का बेटा ही राजा नहीं बनेगा या पैसे वाले लोग ही राज नहीं करेंगे, काम करने वाले लोगों को मौका मिल सकता है। वहां की जनता भी, महान जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी जाति धर्मों के लोगों का, जिनका विश्वास में था उन्होंने भी बढ़ चढ़ के वोट दी। ऐसी रिपोर्ट्स भी हमारे पास है। पहली बार उन्होंने पार्टियों को छोड़ के कैंडिडेट पर ध्यान दिया कि कैंडिडेट काम करने वाला, कैंडिडेट बोलने वाला है, कैंडिडेट जो है लड़ने वाला है। अब उनके मन में एक डर है कि भाई ऐसा ना ईवीएम से वोट की चोरी हो जाए। उसका इंतजाम भी हमने, हमारी टीम ने कर दिया है। हमारी पूरी टीम वहां लगी हुई है, लेकिन मैं खुद भी 25 तारीख को वहां पहुंचूंगा चेक करने क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी सत्ता के दबाव में, और दबाव में रहने वाले अधिकारी ईमानदार से किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आपसे विनती करता हूँ कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों,
ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा साथियों। ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आइए आप। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वोट देने वाले हैं। सुरेंद्र पाल, तुम आगे बढ़ो। सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। साथियों, वो ऐसी बेतुकी बातें करता है कि अब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके के कंडे अपनाएंगे, झूठी अफवाह फैलाएंगे। ये बेचारे नीला पटका पहन के आएंगे। अगर उनका नीला पटका फेल हो जाए तो पार्टी का नाम भी बदल लेंगे, हमारे संस्थापक का नाम रख लेंगे। परंतु आपको इनकी बातों में नहीं आना। ये उतने ही बेकार है जितनी कांग्रेस और बीजेपी, जितनी सपा और आरजेडी। साथियों, आपको इन सब से बच के और संभल के रहना। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने पार्टी के मूवमेंट को मजबूत करते चले और लोगों में आपके कार्यकर्ता, आपके प्रत्याशी के बारे में सही बातें आगे रखते रहें और सबको बताते रहें कि आपको इस बारी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम। आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर जिस तरह से आकाश आनंद ने एक वक्त कहा था कि आखिरकार आजाद कौन, मैं छोटे मोटे दलों को नहीं जानता हूं। आकाश आनंद को लॉन्च किया गया नगीना सीट से। मायावती ने सबसे पहले आकाश आनंद को नगीना सीट पर ही भेजा। जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के लिए। ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं, क्या आकाश आनंद जो राजनीति में अभी कदम रखे हैं, चंद्रशेखर आजाद की रणनीतियों के सामने वह सफल हो पाएंगे या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर अगर
अगर देखा जाए तो नगीना सीट जिस पर मायावती ने एक वक्त जीत हासिल की और इस सीट पर इस बार चंद्रशेखर आजाद कब्जा करते हुए नजर आएंगे। एक वक्त बिजनौर का हिस्सा रही नगीना क्षेत्र, लेकिन अब देखा जाए तो नगीना पूरी तरीके से बिजनौर से अलग है। अब ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं, आकाश आनंद हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, क्या इन सभी को चुनौती देने में चंद्रशेखर आजाद इस बार सफल होंगे? सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। जैसा कि आप भी जानते हैं कि नगीना सीट काफी ज्यादा मायने रखती है अखिलेश यादव के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि एक वक्त बीजेपी यहाँ पर कब्जा करती हुई नजर आई, समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के लिए क्या वो इतिहास रचते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल आज़ाद के बारे में लगातार शुरुआत से यही बात कही जा रही है कि जिस तरह दलित कह सकते हैं युवाओं के अंदर उन्होंने अपनी छवि बनाई है, अपने आप को मजबूत किया है, वो कहीं ना कहीं उनको जो कह सकते हैं यूपी की राजनीति उसमें एक बड़ा मुकाम पर लेकर जाएगा। बिजनौर नगीना की वही सीट है जहाँ से कह सकते हैं कि मायावती चुनाव लड़ती है, उसके बाद न सिर्फ सांसद बनती है बल्कि वो मुख्यमंत्री तक का सफर तय करती है। तो यही बात हर कोई कहता हुआ नजर आता है कि अगर आज़ाद यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो उनका जो पॉलिटिकल भविष्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो यहाँ से संवरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये अब तक कहा जाता रहा है कि भले ही उनको 4-5-6 साल से ज़्यादा वक्त का जो राजनीतिक करियर है वो हो गया, लेकिन फिर भी कोई अहम पद पर अहम मुकाम उनको नहीं मिला है। तो ऐसे में नगीना की जो सीट है वो उनके लिए बहुत अहम होने वाली है। यहाँ से वो चुनाव जीतते हैं तो कई तरह के जो पॉलिटिकल रास्ते हैं उनके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। कई जो लोग उनको बहुत हल्के में लेते हैं वो भी शायद उनको जो है एक तरीके से समझना शुरू कर देंगे कि आज़ाद को जो है वो राजनीतिक समझ आ गई है। ऐसे तमाम तरीके के कह सकते रास्ते हैं जो आज़ाद के लिए खुलने वाले हैं। वहीं अगर देखें आकाश आनंद जिस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं, तो उससे साफ लगता है कि वो शायद आज़ाद की जो सफलता उसको पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो दलित युवा वर्ग है उसमें आज़ाद की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बोलबाला है, तमाम लोग उनके बारे में बात करते हैं। वहीं आकाश आनंद के बारे में अगर आप बात करेंगे तो शायद ही बहुत सारे लोगों को पता हो कि वो क्या वाकई में उनका जो पॉलिटिकल अगर करियर देखें तो कोई बहुत बेहतर नज़र नहीं आता है, क्योंकि अब तक उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। वहीं आज़ाद के ऊपर तमाम तरह सवाल खड़े करते हैं कि वो पंचायत तक का चुनाव नहीं जीत पाए, तमाम सारी बातें करते हैं। लेकिन खुद की जो इस समय अगर पहचान है तो मायावती के भतीजे के तौर पर है, उससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आती। तो ऐसे में उनको बहुत कुछ साबित करना। वही आज़ाद ने जिस तरह संघर्ष किया 4-5 साल के अंदर, तमाम आंदोलन में वो रहे हैं, तमाम लोगों की आवाज़ बने हैं, तो इसीलिए आज़ाद का जो कद है वो आकाश के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आता है। ऐसे में अगर नगीना सीट पर वो जीत दर्ज करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको गंभीरता से लिया जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर अमन जी ये कर ली जाए कि आजाद जिस तरीके से कह रहे हैं कि 70% वोटिंग हुई है वो उनके लिए हुई है, यानी कि उनके पक्ष में है, और बाकी के जो प्रतिशत बचते हैं वो बाकी के अन्य दलों के लिए है। क्या वाकई में इस बार आजाद इस चीज में सफल हो पाए? 25 अप्रैल को एक बार फिर से नगीना का वह दौरा करते हुए नजर आएंगे। क्या आकाश आनंद पूरी तरीके से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज़ाद ने तो कई तरह से सोशल मीडिया के जरिए आभार व्यक्त किया लोगों का कि उन्होंने जिस तरह से उनका साथ दिया, समर्थन दिया है, उनके लिए बहुत उसका कह सकते हैं लोगों का एहसान वो व्यक्त कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि कोई भी नेता बिना लोगों के समर्थन के नहीं बनता। और नगीना के अगर इतिहास को देखें 2009 में वहाँ से कह सकते हैं सपा के, फिर जो बीजेपी के, इसके बाद बीएसपी के, और अब एक बार फिर यहाँ से आज़ाद यहाँ ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का माहौल आज़ाद ने बनाया, उनको लोगों ने समर्थन तो किया है, लेकिन क्या वाकई उनके पक्ष में वोट पड़े हैं कि जो समर्थन उनको मिला था वो वोटों में तब्दील हुआ है? ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आज़ाद लगातार खुश दिखाई दे रहे हैं, लगातार उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, वो ये बताता है कि नगीना से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। साथ ही राजस्थान में भी उनके प्रत्याशी उतर रहे हैं, साथ में बिहार में भी उनके प्रत्याशी उतर रहे हैं। तो यहाँ पर आज़ाद जो है वो अपनी पार्टी का कद मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही खुद को भी एक बेहतर नेता के तौर पर साबित करने में लगे हुए हैं। अगर नगीना सीट पर उनकी जीत होती है तो जाहिर बात है कि जब संसद में पहुंचेंगे तो एक बड़े स्तर के नेता के रूप में वो तब्दील होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दलित युवा है उसको एक विकल्प के तौर पर आज़ाद का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। अब यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में नगीना सीट से जीत हासिल करते हुए देखे जाएंगे। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। देखना होगा कि इस सीट पर आखिरकार बाजी एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी मारेगी, समाजवादी पार्टी, या फिर बीजेपी यहां पर कब्जा करती हुई नजर आएगी। मालूम हो कि बीजेपी ने यहां से ओम कुमार को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा, तो वहीं सपा की तरफ से मनोज कुमार और सुरेंद्र पाल बसपा के प्रत्याशी रहे। ऐसे में देखना होगा कि 25 अप्रैल को जब चंद्रशेखर आजाद नगीना का दौरा करते हुए नजर आएंगे, तब वह क्या कुछ वादे यहां पर करते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।